everyone. Today we will discuss about vapor pressure, Raoult's law. So now, what is vapor pressure? The vapor pressure of a liquid or solution is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature. So now listen. दिस इज ए कंटेनर. इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया हुआ है और हम जानते हैं कि वाटर का अपनी वेपर्स बनती रहती हैं. तो ये जो वाटर है, इस वाटर से कुछ कुछ वेपर्स बनेंगी. इट मीन्स वाटर के कुछ मॉलिक्यूल वेपर में चले गए. कुछ समय तक हमें लगेगा कि लिक्विड का जो ये एरिया है, यानी कि जो लिक्विड है इतना, ये लिक्विड कम हो रहा है. लेकिन कुछ समय बाद हमें लगेगा कि लिक्विड कम नहीं हो रहा है, लिक्विड कांस्टेंट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. टेम्परेचर कांस्टेंट पर ये जब वेपर्स बनती हैं तो कुछ समय बाद जब ये वाटर हमें लेवल इतना नजर आएगा तो इट मींस जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी. उस समय द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. दैट स्टेज इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेज. अब इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो ये वेपर्स हैं इस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर डालेंगी वो प्रेशर हम कहेंगे वेपर प्रेशर. सो द वेपर प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस which is exerted by the pressure which is exerted by a gas on the surface of liquid is known as vapor pressure. So what is the factor that affect the vapor pressure? The factors which affects vapor pressure. Number 1, temperature. When we increase the temperature, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जो कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. साथ ही ये जो वेपर्स हैं ये भी तेजी से मूव करने लगेंगी. इट मींस वाटर से थोड़ी और वेपर्स बनेंगी. जब और वेपर्स बनेंगी तो क्या होगा कि वेपर्स का प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा. तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर vapor pressure increases. Second, nature of liquid. Nature of liquid. Nature of liquid. Listen. ये जो लिक्विड है इसकी क्या नेचर है, इस बात पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. सपोज हमने एक लिक्विड लिया डाई इथाइल ईथर, राइट. सेकेंड लिक्विड हमने ले लिया इथेनॉल. अब लिसन, ये जो डाइथाइल ईथर है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल नहीं, ये जो भरा हुआ है लिक्विड, सपोज हमने लिया कि डाइथाइल ईथर है तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. मींस कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हैं. तो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मॉलिक्यूल अकेले अकेले रहेंगे. और जब ये मॉलिक्यूल अकेले अकेले रहेंगे तो ये इजीली एवोपरेट हो सकता है. और जब ये इजीली एवोपरेट हो सकता है तो इट मींस इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. अब अगर हम इथेनॉल का केस लें तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइंड हो जाएंगे. और कंबाइंड होकर के जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो इजीली वेपोराइज नहीं होंगे. और जब इनकी इजीली वेपर्स नहीं बनेंगी तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. अगर मॉलिक्यूल के बीच में इफ force of attraction between molecule greater than vapor pressure lower. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल पास होंगे, जैसे कि हमने इथेनॉल के केस में देखा, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कम होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में
कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होगा, जबकि इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होगा, जबकि डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि डाइइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम बात करेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर लोअर, एग्जाम्पल इथेनॉल। अब हम बात करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन lower between molecules then vapor pressure higher. Now next factor, that is boiling point. नाउ लिसन, बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर्स बनेगी। सो इफ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन वेपर प्रेशर विल बी हायर। फॉर एग्जाम्पल डाइइथाइल ईथर जो हमने अभी लिया, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इफ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन vapor pressure will be lower. In case of ethanol, for example, in case of ethanol, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल इजीली वेपोराइज नहीं होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वेपर प्रेशर लो होगा। ओके, ना नेक्स्ट फैक्टर प्योरिटी ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड अगर प्योर स्टेट में होता है, सपोज यहां पर हमने एक लिक्विड लिया है, तो ये लिक्विड इस वक्त प्योर स्टेट में, हमने इसमें कुछ और नहीं मिलाया है, तो जब ये लिक्विड है इस वक्त तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। और अगर हमने इसमें कुछ मिला दिया, सपोज हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सपोज हमने इसमें सॉल्ट मिला दिया, तो क्या होगा, सॉल्ट तो वेपराइज होगा नहीं, या फिर हमने कोई ऐसा लिक्विड मिला दिया जिसका वेपर प्रेशर इससे कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमने सोल्यूशन बना दिया तो सोल्यूशन बनाने पर इसका जो अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो प्योरिटी ऑफ लिक्विड, इट मींस इन प्योर स्टेट फॉर एनी लिक्विड, in pure state vapor pressure higher than solution. The law states that for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component of solution is directly proportional to the mole fraction present in solution. So according Raoult's law, we take it two liquids. This is for volatile liquids. Suppose this liquid A, कंपोनेंट 1, क्योंकि टू कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, दिस इज कंपोनेंट 1। अगर कंपोनेंट 1 है, इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो है P1 इन प्योर स्टेट, P1 नॉट इन प्योर स्टेट, एंड दिस इज सेकेंड लिक्विड, इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज P2 नॉट इन प्योर स्टेट। ओके,
तो इनके अपने अपने वेपर प्रेशर हैं। मे बी कि इसका वेपर प्रेशर सपोज इससे ज्यादा है, राइट। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमने इन दोनों को, दोनों ही वोलेटाइल हैं, लेकिन अगर दोनों को एक कंटेनर में मिला दिया, सपोज इसमें हमने इन दोनों को मिला दिया, तो क्या होगा, इसका हम केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस, केस 1, वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब हमने लिया कि जो P1 है, P1 जो वेपर प्रेशर है, P1 इन प्योर स्टेट दैट इज ग्रेटर देन P2, मतलब इसके जो वेपर्स बन रही हैं वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू इसकी वेपर्स की। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, सपोज हमने इन दोनों को एक साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर है P1 का, वो इस P2 के मिल जाने से क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक की वेपर प्रेशर, इसकी वेपर ज्यादा बन रही है और इसकी वेपर्स कम है। और जब ये इसके जो लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल भी तो जगह घेर लेंगे, सपोज इसके मॉलिक्यूल साथ में इसके मॉलिक्यूल P2 के हमने मान लिए ये वाले हैं, यहाँ P1 के, और P1 के बीच बीच में P2 के, जो P1 की जो अपनी वेपर्स बन रही हैं उनके बीच में P2 के मॉलिक्यूल आ गए, और जब P2 के मॉलिक्यूल आ गए तो P2 के मॉलिक्यूल की वेपर्स कम है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ओके, इनका जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज हम अगर ये बात करें P2 देखेंगे हम, तो P1 का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर P1, और जो P2 का, इस मींस जो P1 की जो बन रही है वेपर्स, वो जो प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर दैट इज P1, और जो P2 की बन रही है दैट इज पार्शियल प्रेशर P2। ओके, तो जो ये पार्शियल प्रेशर है P1 और P2 के, ये इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब हम केस लेते हैं, केस 1 हमने ये लिया कि जो P1 है दैट इज ग्रेटर देन P2। ओके, जो ये P1 है, इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो इससे ज्यादा है। ओके, तो हम लेंगे P टोटल क्या होगा, P टोटल पहले हम लेंगे कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 इसकी मोल फ्रैक्शन के, देन P1 इज इक्वल टू, हम अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे कि जो ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, ये कांस्टेंट होता है लिक्विड का, तो हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, दिस वन। नाउ X1, अब अगर सेकेंड लिक्विड के लिए लेंगे देन P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2, देन P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। अब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जो ये P टोटल है, इसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज P1 प्लस P2। अब हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब हमने माइंड में एक बात पहले ही ले ली है, एक केस ले लिया है हमने पहले कि P1 जो है वो ग्रेटर है किससे, P2 से, तो हम यहां पर X2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। वी नो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब अगर हमें X2 की वैल्यू रखनी है तो 1 माइनस X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। ओके, सो वी पुट वैल्यू हियर, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 1 माइनस X1, हमने यहां X2 की वैल्यू पुट कर ली। नाउ P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट X1। अब इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस, ये वैल्यू प्लस की है, प्लस ये लेंगे P1
नॉट x1 माइनस P2 नॉट x1। नाउ इसके बाद में हम इसको यहां से यहां कर देते हैं इसका स्टेप, तो ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट और कॉमन ले लेंगे x1। सो नाउ लुक एट हियर, हम ये मान के चले थे कि हमारा P1 ग्रेटर है। अगर यहाँ पर ये P1 ग्रेटर है तो हम ये मान के चलेंगे अगर हमने P1 ग्रेटर लिया है तो यहाँ पर P1 आ जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक केस 1, जिस वक्त हमारा जो है P1 ग्रेटर देन P2। नाउ फॉर सेकेंड केस, P2 greater than P1, then P total is equal to P1 plus P2। P1 value P1 not x1 plus P2 not x2। अब हम ये मान के चले कि हमारा P2 ग्रेटर है तो हम यहाँ x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और हमको वैल्यू करनी है x1 की पुट, तो हो जाएगा 1 माइनस x2। नाउ P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। नाउ P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको उधर ले लेंगे, देन P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। ओके, अब क्या करेंगे हम, नाउ P टोटल नाउ आफ्टर दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट और कॉमन ले लेंगे x2। नाउ लिसन, इन केस ऑफ P2 ग्रेटर है तो यहां पर P2 ग्रेटर है। ओके, अब हमने ये ले लिए अभी तक जो इनके दोनों केस हुए कि किस तरह से ये P टोटल जो है वेपर प्रेशर आएगा। अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वी नो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। इस इक्वेशन को हम टैली कर सकते हैं किससे, y इज इक्वल टू mx से। देखिए y इज इक्वल टू mx, मैथ के स्टूडेंट्स जानते हैं वेरी वेल कि ये जो है y हमारा क्या है, y एक्सिस पर P1 लेंगे हम, y एक्सिस पर हमने ले लिया P1 और x एक्सिस पर हमने ले लिया x1 मोल फ्रैक्शन। ओके, और ये जो m है, जो स्लोप है, वो आएगा P1 नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रखते हैं वैल्यू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। सपोज हमने x1 की वैल्यू 0 रख दी, उस कंडीशन में क्या होगा, P1 भी 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देंगे 0 तो P1 भी 0 हो जाएगा। तो हमने यहां ले लिया x1 इज इक्वल टू 0, तो P1 भी 0 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। और x1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, x1 बराबर 1। अब हमने यहां पर x1 की वैल्यू अगर 1 रख दी तो क्या होगा, x1 की वैल्यू अगर 1 रख दी तो P1 बराबर किसके हो जाएगा, P1 नॉट के, राइट। P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट के। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम P1 बराबर होगा P1 नॉट के, तो हम यहां पर कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने पॉइंट ले लिया सपोज, राइट। अब हमने ये पॉइंट अगर ले लिया और हम पहले ही ये केस मान के चल रहे हैं कि सपोज P2 नॉट लेस देन P1। ओके, हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, P1 ग्रेटर है हमारा, तो हमने यहां पॉइंट ले लिया और हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये हो गया हमारा P1
नॉट P1 नॉट के बराबर हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, मिला सकते हैं, यस, तो ये बिल्कुल क्या आ गया, P1 नॉट आ गया हमारा। और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके, ये आ गया। तो ये जो हमारी लाइन आई है, दैट इज जो हमारा, हम अगर ये लेते हैं तो ये जो आई हमारी ये आ गया हमारा P1 का वेपर प्रेशर। अब अगर हम लेते हैं x2, यानी कि x2, इस कंडीशन में x2 बराबर 0 लेंगे तो P2 0 हो जाएगा। तो हम यहां ले लेते हैं, हमने इस ग्राफ को बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैंने इस वन कंपोनेंट के लिए ले लिया और दूसरे कंपोनेंट के लिए भी मैं यही ग्राफ ले लेती हूं, मैं इधर से ले लेती हूं। तो यहां पर अगर हम यहां ले लेंगे हम P2 और यहां ले लेंगे हम x2, तो ये x2 इज इक्वल टू 0 अगर मैंने ले लिया यहां पे, तो P2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो P2 है वो लेस देन है P1 से। ओके, तो P1 से अगर लेस देन है और यहां पर हमने अगर x2 की वैल्यू 1 रख दी, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू 1 रख दी तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट के बराबर हो जाएगा। और हम ये मान रहे हैं कि P2 नॉट जो है वो P1 से लेस देन है, या फिर हम उल्टी तरह से बोल सकते हैं कि P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट। ओके, तो इस कंडीशन में P2 जो है वो लेस देन है, तो P2 जो मानेंगे वो हम थोड़ा नीचे मानेंगे, पॉइंट यहां मानेंगे, तो ये हो जाएगा P2 नॉट। डोंट कंफ्यूज, ये हमारा जो है ये हमारा एक्सिस है P1, यहां पर जो एक्सिस है ये P2 एक्सिस है, बट ये क्या है, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ये जो वेपर प्रेशर आ गया ये P2 का आ गया। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ये इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमारा P टोटल आ जाएगा, दैट इज P टोटल। और P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ये केस लेके चले कि सपोज हम ये माने कि हमारा P2 ग्रेटर है P1 से, तो क्या होगा, ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में हमारा P1 नीचे आएगा और P2 ऊपर आ जाएगा। तो सपोज हमने इस ग्राफ को अपोजिट कर दिया हो। ओके, सो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सपोज हमने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने सॉल्वेंट फिल किया है, भर लिया है। अब सॉल्वेंट की वेपर्स बनेंगी, राइट। अब हमने क्या किया कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। सपोज हमने सॉल्ट डाल दिया। अब अगर हमने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट का क्या होगा कि जो इसके मॉलिक्यूल है सरफेस पर, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर, उसके बीच बीच में आ जाएंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। इट मींस जो वेपर प्रेशर लिक्विड का बन रहा है वो वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। ये बीच बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए जो इसकी वेपर्स को बनने से रोकेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वेपर प्रेशर है जो प्योर लिक्विड का था वो कम हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो सपोज वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट था उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 और प्योर कंपोनेंट है तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट है और प्योर कंपोनेंट की कंडीशन में ये P1 है। अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1। जो P1 है वो क्या है, अब कम हो गया, तो P1 जो उसका प्योर स्टेट में था और P1 जो कि उस P1 नॉट जो प्योर स्टेट में है और P1 जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। ओके, ये कमी आ गई, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा P से। और ये जो वेपर प्रेशर है इसका P1
वो होगा किसके डायरेक्टली। अब जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, सॉल्वेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो P1 बराबर होगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, यानी कि जो P1 जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का, वो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। तो उस सॉल्वेंट का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये वेपर प्रेशर में कमी आई है, यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं P1 की, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1 इज इक्वल टू डेल्टा P। अब यहां पर हम ये कॉमन ले लेंगे P1 नॉट, तो यह आ जाएगा 1 माइनस X1 इज इक्वल टू डेल्टा P। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है हम देख रहे हैं 1 minus X1 means X2 is equal to delta P। So, अगर हम इस P1 को नीचे ले जाएं तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट मींस इसके रिलेशन में प्योर कंपोनेंट के इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो भी मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना ज्यादा हम सॉल्यूट इसमें मिलाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम मोल फ्रैक्शन के ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे खोलेंगे? W2 अपॉन M2 मोलर मास। और इसको जो ये मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको इस तरह से कर देते हैं हम M2 अपॉन W1 M1 प्लस W2 M2। इट मींस ये लेस देन अगर हम इसको इस तरह से खोल देते हैं कि N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो N2 लेस देन हम यहाँ लिख देते हैं N2 less than N1, so it can be neglected, इसका हम एक और स्टेप कर सकते थे, यहां पर मैं कर देती हूं क्योंकि फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देन N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस कंडीशन में हम इसको इससे यहां हम दे सकते हैं। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हम इसको पूरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 अपॉन M1। अब इस फॉर्मूले से हमें जनरली क्या करना है? हमको करना है मोलर मास कैलकुलेट करना। ये बार बार पूछा जाता है कि मोलर मास को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां ले आएंगे M2 इज इक्वल टू W2 M1 W1 P1 नोट ऊपर चला जाएगा P नोट, ओके, और डेल्टा P नीचे आ जाएगा और नीचे क्या बचा? W1 बचा, W1। तो इससे हम निकाल सकते हैं किसी का भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इस फॉर्मूले से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। डेल्टा P यहाँ आ गया, W1 M2 हमने इधर भेज दिया और W2 M1 एंड देन P नॉट। दिस इज फॉर्मूला। से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे।